हेलो फ्रेंड्स। ऑपरेटिंग सिस्टम के सेकेंड लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं अरविंद कुमार चौबे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के फंडामेंटल के बाद ये दूसरे लेक्चर में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों, कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्या है। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं लगाएं तो फिर क्या हो सकता है। जरा सा देखें, हमने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है जिसका डिस्कशन हम करने जा रहे हैं और जरा सा समझने की कोशिश करेंगे। हमको रटना नहीं है, हम समझ के प्रयास करेंगे ये जानने की कि आखिर हम किसी भी डिजिटल सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों इम्प्लीमेंट करते हैं, क्यों यूज करते हैं। अगर हम उसका इस्तेमाल ना करें तो फिर क्या होगा। सबसे पहले जरा सा देखिए, हमने एक प्रोग्राम लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में। ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है, दो डेटा को हमने ऐड करने का एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा है, मैथमेटिकल प्रोग्राम है। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, इसके लिए कुछ अलग एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत हमें नहीं लगती है। देखिए, हमने प्रोग्राम लिखा है, हमने स्टार्ट किया लेट ए इक्वल टू 5, लेट बी इक्वल टू 7, लेट सी इक्वल टू ए प्लस बी एंड प्रिंट सी। फाइनली हमने उस प्रोग्राम को क्लोज कर दिया, एंड कर दिया। ये छोटा सा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है दो नंबर जो वेरिएबल है हमारे पास, जिसको ए वेरिएबल, बी वेरिएबल, और इन दोनों को फाइनली हम ऐड करके एक सी वेरिएबल में पुट कर रहे हैं, इसके वैल्यू को, जो कंप्यूटर के द्वारा किया जाएगा। लेकिन ये प्रोग्राम इस तरह से लिखा गया है कि बिना कंप्यूटर समझे हुए कोई भी एक मैथमेटिक्स का बच्चा क्लास 6, 7, 8 का हो, वो आसानी से समझ सकता है कि ये प्रोग्राम क्या करेगा। लेकिन ये प्रोग्राम हमें खुद से एग्जीक्यूट नहीं करना है, हमको इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम की, कंप्यूटर के हार्डवेयर के माइक्रो प्रोसेसर की जरूरत है। लेकिन हम तो अच्छी तरह से जानते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम हमारे हाई लेवल लैंग्वेज को, हमारे नंबर सिस्टम को, डेसिमल नंबर सिस्टम को, अल्फाबेट को समझता नहीं है। और अगर हमारा माइक्रो प्रोसेसर इस अल्फाबेट या नंबर को समझता नहीं है तो एग्जीक्यूट कैसे करेगा। सीधी सी बात है कि इस प्रोग्राम को किसी न किसी रूप में हमें उस मशीन कोड या बाइनरी कोड या मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा, और उसका एक कन्वर्सन हमने रखा है। स्टेप बाय स्टेप हम इस पर डिस्कशन भी करेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये प्रोग्राम कंप्यूटर के माइक्रो प्रोसेसर के पास कैसे पहुंचता है। जरा सा देखा जाए, सबसे पहले इस प्रोग्राम को, इस सेम प्रोग्राम को हमने असेंबली लैंग्वेज कोड में ट्रांसफर किया है। हम आप सभी जानते हैं कि असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम ये मशीन डिपेंडेंट होता है, ये किसी पार्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर के लिए लिखा जाता है। हम एक डमी माइक्रो प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर है और उस माइक्रो प्रोसेसर में प्रोसेसिंग के अलावा एलयू, सीयू के साथ कुछ रजिस्टर है। उस रजिस्टर को हम अलग अलग नाम दे सकते हैं, ए, बी, सी एंड सो ऑन। अभी हमें चूंकि 3 ही रजिस्टर की जरूरत है तो हमने 3 रजिस्टर का इस्तेमाल किया है और इन तीनों ही रजिस्टर का इस्तेमाल अपने प्रोग्राम में हमने किया है। अब देखिए, इस प्रोग्राम को असेंबली लैंग्वेज में कैसे लिखा जाए। तो हमने लिखा है MVI-A05, MVI-B07, एड बी, आउट पोर्ट नंबर हमने 2 का इस्तेमाल किया। यहाँ पर कोई भी पोर्ट नंबर का इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि हम जो आउटपुट अपने प्रोग्राम का भेजेंगे किसी एक पोर्ट नंबर पर भेजा जाएगा, क्योंकि ये पार्टिकुलर पोर्ट नंबर किसी न किसी आउटपुट डिवाइस से जुड़ा होगा। हम यहाँ पर मान लें कि हमारे मॉनिटर का पोर्ट नंबर 2 है, जो हर सिस्टम में, हर कंप्यूटर मदरबोर्ड मैन्युफैक्चरर अलग अलग पोर्ट नंबर के हिसाब से डिजाइन करते हैं। उनके डिजाइन के आधार पर पता किया जाएगा कि किस पोर्ट नंबर पर मॉनिटर, किस पर प्रिंटर या इनपुट डिवाइस अलग अलग पोर्ट नंबर पर उन लोगों ने एडजस्ट किया है। अभी जरा सा हम प्रयास करते हैं, अभी पोर्ट 2 के आधार को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये सेम प्रोग्राम हमने इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, इसको असेंबली लैंग्वेज, और इस कोड को हम लोग बोलते हैं निमोनिक्स कोड। ये कोड जो है ये निमोनिक कोड के रूप में जाना जाएगा। और ये निमोनिक कोड में हमारा प्रोग्राम है MVI। जनरल इंग्लिश में कोई विशेष मीनिंग नहीं है, लेकिन इस प्रोग्राम में हमने इसका मीनिंग मूव इमीडिएट
05 डेटा इनटू रजिस्टर ए, क्योंकि हमारे माइक्रो प्रोसेसर में रजिस्टर ए है। तो रजिस्टर ए में हमने 05 को मूव किया, मूव इमीडिएट 07 इनटू रजिस्टर बी, हमने रजिस्टर बी में भी पुट किया। जरा इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के स्टेप बाय स्टेप को हम समझें तो हमने पहले यहाँ 05 ऐड कर दिया, यहाँ पर 07 को ऐड किया है, और फाइनली हमने एक इंस्ट्रक्शन दिया है जो है ऐड बी। ऐड बी कहने का मतलब इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन का मूड ऐसा है कि माइक्रो प्रोसेसर ऐड बी कहते ही बी रजिस्टर को ए के साथ ऐड कर देगा, और फाइनली रिजल्ट भी इसी ए रजिस्टर में रखा जाएगा। अगर अब इस एग्जीक्यूशन की, इस पॉइंट की हम बात करें तो हम ये मान के चलेंगे कि हमारे एक्यूमुलेटर में रजिस्टर का टेम्पोररी रिजल्ट होगा 12, जो डेसिमल वैल्यू है 5 और 7 के एडिशन के बाद 12, और इसको हम आउटपुट पोर्ट नंबर पर भेज दे रहे हैं। एक्यूमुलेटर के डेटा को किसी पर्टिकुलर पोर्ट नंबर, अगर मॉनिटर की बात हम करें तो हमारे मॉनिटर पर यह डिस्प्ले के लिए चला जाएगा वैल्यू 12। इसके बाद प्रोग्राम हमने हॉल्ट कर दिया। ये प्रोग्राम निमोनिक कोड में है, आप आसानी से समझ सकते हैं कि इन दोनों प्रोग्राम को अगर गौर से आप देखें तो किसी भी सूरत में एक सामान्य बच्चा जो इस प्रोग्राम को याद रख सकता है, समझ सकता है, इसको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, जबकि ये बिल्कुल सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्रोग्राम है जिसमें सिर्फ 2 डेटा को हम ऐड कर रहे हैं। आज के डेट में प्रोग्राम में के अंदर हम कितने डेटा को ऐड करते हैं, आज के डेट में बिग डेटा एनालिटिक्स की बात होती है, कंप्यूटर से पूरी दुनिया के डेटा को मैनेज कर रहे हैं, कितने नंबर ऑफ वेरिएबल होंगे वो लिमिटेड भी नहीं, अनलिमिटेड है। वैसी स्थिति में तो बाद में जाएंगे, पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि ये पर्टिकुलर प्रोग्राम जो निमोनिक कोड में हमने लिखा है, क्या निमोनिक कोड माइक्रो प्रोसेसर डायरेक्ट अंडरस्टैंड करेगा? द आंसर इज नो। अब सवाल ये उठता है कि फिर हमने इसको कन्वर्ट क्यों किया, इसको कन्वर्ट करने से हमें फायदा क्या हुआ? तो ये तो हम अपनी सुविधा के लिए हम धीरे धीरे ग्रेजुअली माइक्रो प्रोसेसर की तरफ बढ़ रहे हैं, जबकि प्रोग्राम को लिखने का तरीका ये होना चाहिए कि माइक्रो प्रोसेसर पहले डिजाइन किया जाता है, उसके कोड पहले डिजाइन किए जाते हैं, उसको फिर हेक्स कोड में हम कन्वर्ट करते हैं। हेक्स कोड को थोड़ा लिटिल बिट रीडेबल बनाने के लिए असेंबली लैंग्वेज कोड, निमोनिक कोड में ट्रांसफर किया जाता है, और फिर इस पर्टिकुलर निमोनिक कोड को ध्यान में रखते हुए फाइनली हम हाई लेवल लैंग्वेज बनाते हैं जो मशीन इंडिपेंडेंट होता है। मशीन इंडिपेंडेंट क्यों होता है, कैसे होता है, इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करें कि ये जो हमारा कोड है, इस कोड को फाइनली जो निमोनिक कोड है, क्या मशीन पर डायरेक्ट रन किया जाएगा? नो। तब हम क्या करें? हम सबसे पहले इसका एक मैथमेटिकल कोड हमने बनाया है, जो हेक्स नंबर, हम जानते हैं हेक्स नंबर 0 to 9 और A to F के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करता है नंबर सिस्टम में, और इस हेक्स नंबर में हमारे पास 16 डिफरेंट सिंबल हैं रिप्रेजेंटेशन के लिए। उन्हीं सिंबल का इस्तेमाल हमने किया है। अगर कायदे से कहें तो ये सारे कोड हेक्स नंबर के साथ जुड़े हुए हैं, हम कैपिटल H जोड़ सकते हैं इसमें। अब इस हेक्स कोड से क्या फायदा है अभी हमको समझ में आ जाएगी। पहले हम ये देखने की कोशिश करें कि MBI-A जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन कोड है, जिसको इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, इस इंस्ट्रक्शन का पर्टिकुलर कोड है किसी पर्टिकुलर मशीन के लिए 3E। फिर हमने 05 डेटा यहां पर रिप्रेजेंट किया। अगर गौर से देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है, ये हमारा इंस्ट्रक्शन का लाइन है, ये डेटा है, फिर से हमने इंस्ट्रक्शन लिखा है, फिर से हमने डेटा लिखा है, फिर ये इंस्ट्रक्शन है, फिर यहां पर हमने डेटा लिखा है। सॉरी, ये डेटा नहीं है, ये हमारा इंस्ट्रक्शन का पार्ट है, और ये फिर लास्ट में ये इंस्ट्रक्शन का पार्ट है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कहीं पे हमने डेटा रखा है, कहीं पर इंस्ट्रक्शन रखा है, और ये इंस्ट्रक्शन हम इसी निमोनिक कोड के आधार पर डिजाइन किया है हमने किसी पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर के लिए। अभी हम मान के चले कि जिस माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल हम कर रहे हैं उसमें 3E का मीनिंग है MBI-A। डेटा तो डेटा है 05, 06 मीन्स ऐड MBI-B, फिर डेटा 07, ऐड B के लिए कोड हमने लिखा है 80,
आउटपुट पोर्ट के लिए 0 2, इसके बाद हमने हॉल्ट के लिए कोड लिखा है 76H। अब इस कोड को अगर गौर से देखें तो ये कोड भी मशीन के माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा अंडरस्टैंड नहीं किया जाएगा। अगर माइक्रो प्रोसेसर इस कोड को नहीं समझता है तो फिर हमें क्या दिक्कत होगी। अब हमारे पास एक ही विकल्प है कि इस हेक्स कोड को आसानी से हम बाइनरी कोड में बदल सकते हैं। हर हेक्स कोड को 4 बिट कोड में लिखा जाता है। आप आसानी से देख सकते हैं 3E0011 मीन्स 3 बाइनरी 3 एंड E 0 and 5 0 and 6 0 7 8 0 0 2 7 6। अब ये आसानी से इसको समझना हमारे लिए मुश्किल है। किसी नए स्टूडेंट को अगर हम इस तरह से कोड दे दें या इस कोड की एंट्री करनी हो मशीन में, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये कितना टीडियस वर्क होगा, कितना टफ वर्क होगा, एरर कितना हो सकता है। और इस तरह के प्रोग्राम को इस तरह से अगर लिखना हो तो इट इज ए वेरी डिफिकल्ट प्रॉब्लम। तो लेकिन समस्या ये है कि ये पार्टिकुलर प्रोग्राम जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में बहुत सिंपल वे में ABC के रूप में दिखा दिया, यहां पर ABC जो है ये हमारा वेरिएबल है। इस बात को गौर से समझेंगे। जबकि यहां पर जो ए हमने इस्तेमाल किया है, हम उस ए रजिस्टर के अंदर माइक्रो प्रोसेसर के अंदर के रजिस्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहां पर ए के वैल्यू को हम बदल नहीं सकते हैं। अगर हम किसी पर्टिकुलर माइक्रो प्रोसेसर में काम कर रहे हो तो हमें इस रजिस्टर को बदलने का पावर नहीं है, हम चेंज नहीं कर सकते। जबकि यहां पर हम आसानी से चाहें तो लेट डी इक्वल टू, लेट ई इक्वल टू, लेट एफ इक्वल टू, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, हम जिस भी वेरिएबल का चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि दिस हाई लेवल लैंग्वेज इज मशीन इंडिपेंडेंट। इसमें प्रोग्रामिंग के समय हमको इस बात का कोई भी ध्यान नहीं रखना है कि हमारे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर का आर्किटेक्चर क्या है, उसके अंदर कौन से रजिस्टर लगे हुए हैं और उस रजिस्टर का क्या इस्तेमाल हम करेंगे। जबकि जब हम असेंबली लैंग्वेज में आते हैं या उसकी हेक्स कोडिंग करते हैं, जिसको हैंड असेंबली भी हम कह सकते हैं एक तरह से, और फिर बाइनरी कोड तो ये पर्टिकुलर फिक्स है हर मशीन के लिए, हर माइक्रो प्रोसेसर के लिए। और इस माइक्रो प्रोसेसर के इस लैंग्वेज को हम मशीन लैंग्वेज बोलते हैं, जिसका बेस है बाइनरी नंबर सिस्टम, बाइनरी कोडिंग, और इस बाइनरी कोड के आधार पर हम माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल करते हैं। अब जरा गौर से सोचिए कि इस माइक्रो प्रोसेसर का लैंग्वेज तो मशीन लैंग्वेज है और इस मशीन लैंग्वेज को हमने फिक्स कर रखा है। हमने क्या फिक्स कर रखा है, जिसने भी, अगर इंटेल ने माइक्रो प्रोसेसर बनाया है तो इंटेल ने उस कोड को डिजाइन किया है, AMD ने बनाया है तो AMD ने कोड डिजाइन किया। लेकिन अब इस कोड को याद रखना, इसको प्रोग्राम करना, इट इज ए वेरी टफ टास्क फॉर एनी न्यू स्टूडेंट, एनी लर्नर। उसके लिए अब यहाँ पर हमको कंप्यूटर के हाई लेवल के इंजीनियर की जरूरत होगी। आप सोच सकते हैं कि एक बच्चा आज के डेट में जो कंप्यूटर चलाना चाहता है वो इस कोड से परहेज करेगा, संभव नहीं है उसके लिए। और खास करके 101 के मिस हो जाने से हमारे इस सिस्टम में इंस्ट्रक्शन का मीनिंग बदल सकता है, डेटा का वैल्यू बदल सकता है, रिजल्ट चेंज हो सकता है। तो इससे बचने के लिए हमने इसको फिर इसी न्यूमेरिक कोड को हेक्स कोड में कन्वर्ट कर दिया, थोड़ी सुविधा हुई समझने के लिए। लेकिन इसमें भी आम पर्सन नहीं इसको डिजाइन कर सकता है। इस प्रोग्राम को समझने का क्षमता किसी हार्डवेयर इंजीनियर में है, जो खास करके असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग उसके कोडिंग को समझता हो, और निमोनिक कोड के साथ भी यही बात है। और ये तीनों ही पार्ट आप अगर गौर से देखें तो बड़े आराम से हम कह सकते हैं कि ये सारे मशीन लैंग्वेज पर डिपेंडेंट है, डायरेक्टली डिपेंडेंट है, और किसी भी बाइनरी कोड में कोई चेंज नहीं कर सकते, उसके हेक्स कोड में कोई बदलाव नहीं कर सकते। यहाँ पर जो रजिस्टर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वेरिएबल के तौर पर, उसमें भी बदलाव नहीं कर सकते। अगर हम बदलाव करते हैं तो उसका कोड बदल जाता है। लेकिन एक आम यूजर को, जो जनरल पब्लिक है, उसको कंप्यूटर में काम करने के समय हम चाहते हैं कि उसको इस तरह के इन सारी डिटेल से फ्री किया जाए, उनको इस तरह की किसी डिटेल की जरूरत ना पड़े। वो सीधे सीधे अपने थिंकिंग लेवल पर
जनरल जो मैथमेटिकल एटीट्यूड है, मैथमेटिकल अप्रोच है, एल्गोरिदम का अप्रोच है, उसका इस्तेमाल करें और अपना प्रोग्राम लॉजिकल बनाए। फाइनली हमारे पास इस तरह का व्यवस्था हो जो इन सारे काम को करके माइक्रोप्रोसेसर तक डायरेक्ट असेंबली कोड में या मशीन कोड में जहां जैसी जरूरत है उस तरह से इस डेटा को पहुंचा दिया जाए। तो स्वाभाविक है कि हमको किसी न किसी प्रोग्राम की जरूरत होगी और ये पार्टिकुलर प्रोग्राम ही हमारा सिस्टम प्रोग्राम होगा, जिसको फाइनली हम ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली इस अगर कहा जाए कि सबसे मेजर वर्क इस ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, तो लैंग्वेज ट्रांसलेशन का काम करेगा। इस तरह का जो कन्वर्सन है उसको सीधे तौर पर परफॉर्म करता है और ऑपरेटिंग सिस्टम हमको फ्रीडम देता है कि हम मशीन के इंटरनल आर्किटेक्चर को बिना कुछ समझे हुए, बिना डिटेल जानकारी के हम आसानी से चला सकें। और स्वाभाविक भी है कि एक प्रोग्रामर या कंप्यूटर का जनरल यूजर जो कंप्यूटर पर थोड़ा बहुत काम करना चाहता है, उसको इस बात से कुछ भी लेना देना नहीं है कि मशीन के अंदर में कौन सा माइक्रोप्रोसेसर लगाया है, किस कंपनी का आपने लगाया है, कीबोर्ड किस कंपनी का लगाया है, किस पोर्ट पर लगाया है, किस ढंग से डिजाइन किया गया है। उसको बाहर का प्लेटफॉर्म, खास करके इनपुट आउटपुट डिवाइस के लेवल पर हम देखें तो सारे कंप्यूटर के एक ही होते हैं। एक ही कंप्यूटर के प्रिंटर का डिजाइन हो, कीबोर्ड का डिजाइन हो, माउस का डिजाइन हो, ये सारे डिजाइन एक ही तरह से बनाए जाते हैं ताकि कोई भी यूजर बिना मशीन के इंटरनल डिटेल को समझे हुए मशीन को आसानी से रन कर सके। और ये काम अगर करना है, हमको सुविधा प्रोवाइड करनी है, आम पब्लिक को इस कॉम्प्लेक्सिटी से फ्री करना है, तो हमारे पास एक ही विकल्प है कि इस माइक्रो प्रोसेसर के ऊपर हम एक सिस्टम प्रोग्राम का इस्तेमाल करें, एक ऐसे सिस्टम प्रोग्राम का जो यूजर के प्रोग्राम को डायरेक्ट रन करके एग्जीक्यूट करने का में मदद करे। और ये काम हमारा करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अभी हमने डिस्कस किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्या है। ऐसे विशेष करके कंप्यूटर आर्किटेक्चर में, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में डिटेल पढ़ने की बात आती है, लेकिन हम चूंकि ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ना चाहते हैं, हमको हार्डवेयर से डायरेक्ट इंटरैक्ट करने का प्रोग्राम चाहिए, तो इस बात को समझ लेना बहुत ही आवश्यक है कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के सहयोग से अगर हम चाहें तो हमारे को इंटेलिजेंस की लेवल बढ़ानी पड़ेगी, हमें और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत होगी। हम हाई लेवल लैंग्वेज को भी समझे, निमोनिक कोड को भी समझे, मतलब असेंबली लैंग्वेज के भी प्रोग्रामर हों, उसका हेक्स कन्वर्सन भी हमें आना चाहिए। हेक्स के बाद हम बाइनरी कोड भी समझते हों, तो डायरेक्ट हम मशीन पर चला सकते हैं विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन ये काम कराना क्या कन्वीनियंट होगा? यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिला नहीं। एक छोटे से प्रोग्राम में इतना अधिक कोड को अगर याद रखना हो तो आप सोच सकते हैं कि बड़े बड़े प्रोग्राम आज के डेट में जो बनाए जा रहे हैं वो लगभग असंभव हो जाएंगे और उस लेवल पर हम काम नहीं कर सकते हैं। हम जानते हैं कि एक प्रोग्रामर के पास फिजिकल वर्ल्ड की समस्याओं को सॉल्व करना होता है, लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है, उनके पास अपने एल्गोरिदम हैं, अपने लिमिटेशंस हैं, उन लिमिटेशन को ध्यान में रख करके प्रॉब्लम को एनालाइज करना होता है, कोडिंग करनी होती है। तो ऐसी स्थिति में हम किसी भी प्रोग्रामर को या किसी भी यूजर को इंटरनल कॉम्प्लेक्सिटी से अगर अलग रखना चाहते हैं तो हमें निश्चित तौर पर एक एफिशिएंट और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही बेहतरीन ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होगी। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारे प्रोग्राम को एफिशिएंट वे में, हमारे मशीन को एफिशिएंट वे में यूजर फ्रेंडली इन्वायरमेंट देते हुए रन करने का काम करता है। इसलिए किसी भी मशीन को अगर हमें चलाना है तो हम अगर उसके इंटरनल डिटेल्स के विषय में हम ज़्यादा बिना समझे हुए उस मशीन को ऑपरेट करना चाहते हैं, तो स्वाभाविक है कि हमें एक ऐसे सिस्टम सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होगी जो उस मशीन के सारे इंटरनल आर्किटेक्चर को, इंटरनल रिक्वायरमेंट को समझते हुए, सिग्नल को मैनेज करते हुए, वो सारा जिम्मेदारी हम ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर छोड़ देते हैं। और फाइनली हम सीधे तौर पर हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं। आज के डेट में हाई लेवल लैंग्वेज में बहुत सारे लैंग्वेज हैं, हर लैंग्वेज का अपना सिंटैक्स है, अपना सिस्टम है, उस लेवल पर उनको मैनेज करना होता है। तो वैसी स्थिति से बचने के लिए, उस परेशानी से बचने के लिए
हम ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम के और भी बहुत सारे वर्क हैं जो करने होते हैं, जिस सिस्टम की ज़रूरत होती है, और सिस्टम के डिटेल में आगे हम लोग देखेंगे। आज के क्लास में बस इतना ही पर ब्रेक देते हैं, और फिर आगे हम लोग अगले लेक्चर में और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।